This conference will now be recorded. ओके तो जैसे मैटलैब के बारे में मैंने बताया आपको, मैटलैब का नाम ही क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। अर्ली डेज ऑफ ग्रेजुएशन या फिर मैथमेटिक्स जब भी पढ़ते हैं अपनी 11 12th में भी, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का मतलब हमें क्यों पढ़ाया जाता है, उस समय हमें थोड़ा टफ लगता है बिकॉज नई चीज हमें कुछ पढ़ाई जाती है ना। वहाँ पे जितने भी हमारे पास अनइक्वलिटीज या इनइक्वलिटीज या इक्वलिटीज हम जो उनको कुछ भी बोलते हैं, वो जब हमें पढ़ाई जाती है तो थोड़ी टफ सी हमें लगती है। वो इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम बाद में कभी भी कैलकुलेशन करें तो मैट्रिक्स के थ्रू जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, ठीक है, गूगल के थ्रू बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स करते हैं अगर, ठीक है। हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स, तो ये कुछ हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्विंग सिस्टम इन 3 यूजिंग एलिमिनेशन। तो हम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, जो हमें आपकी फिजिक्स में 11 12 में बहुत पढ़ाया जाता था, है ना। जब भी हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते थे, अगर आपको याद होगा, या फिर हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जब भी हमारे पास वेरिएबल्स फाइंड करने की बात आती है, जब 3 वेरिएबल्स हो, तो ये स्टेप्स है उनको सॉल्व करने का। अच्छा, ये स्टेप कितने स्टेप में हो, आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। स्टेप नंबर 1, जब आप क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद आप अपने स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 और 3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। अभी हमें यहाँ पे बहुत आसान लगा क्योंकि जो हमारे यहाँ पे नंबर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो नंबर्स काफी सिमिलर और मल्टीपल टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बहुत इजीली उसको सॉल्व कर दिया। मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कुछ आती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से मेरा मतलब है जो भी हमारे कोफिशिएंट है हमारे वेरिएबल्स के, जैसे वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, x है, y है और z है ना। x y z के वेरिएबल्स हमारे जो हैं, उनके वेरिएबल्स इतने अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स, है ना। जैसे एबीसी की अगर हम बात करें, तो इन सबको अगर हम हाथ से सॉल्व करेंगे, मैन्युअली सॉल्व करेंगे अगर, तो इट टेक्स टाइम, है ना, बहुत टाइम लगाता है वो सॉल्व होने में। तो कम से कम 5 से 10 मिनट हमारे लग जाते हैं। सेम काम अगर हम मैट्रिक्स के थ्रू करें, जो हमें अपने ग्रेजुएशन में सिखाया भी जाता है या फिर हमें 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, तो वहां भी हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैटलैब का अर्ली स्टेजेस में काम क्या था, ये जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, इन कैलकुलेशन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन, इवन इन मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं वहां पे भी हमें डिवाइड करना होता है एट द एंड ऑफ द स्टेप नंबर 3। जैसे यहाँ पे स्टेप मेंशन है, यहाँ पे तो आप माइनस करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। कैसे यहाँ पे करेंगे, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता, इस इक्वेशन में पहले कुछ मल्टीप्लाई करते, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते, फिर इसको सॉल्व करते। पहले इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली लास्ट वन, है ना। जैसे हमने इसमें किया वैसे हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। लास्ट में हमें आंसर नहीं मिलेगा, जो ये 3 इक्वेशन आएंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसके बाद हमें इस तरीके से सॉल्व इनको करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आंसर्स हमें मिलेंगे। तो मैटलैब का काम क्या है, आपको बस ये इक्वेशन के कोफिशिएंट्स उसमें एंटर करना है और आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो ये काम स्टार्टिंग में मैटलैब का था। अच्छा, स्टार्टिंग में तो हम धीरे धीरे ऐसे बढ़े, धीरे धीरे हमें क्या सिखाया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, है ना। वो सारा काम हम किसके थ्रू करते हैं अब, मैटलैब के थ्रू। साइंटिफिक कैलकुलेशन की जब बात आती है, वहां पे हमें प्रिसीजन ज्यादा चाहिए होता है, एक्यूरेसी तो चाहिए होगी आपको, प्रिसीजन भी वहां पे चाहिए होगा, और टाइम एफिशिएंसी भी बहुत आपकी हाई होनी चाहिए। तभी आप साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो डेसिमल्स के बाद आपके नंबर्स आते हैं, वो काफी एक्यूरेट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम सुपर कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन की बात जब हम करते हैं, उसमें भी हम यही बात करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो मतलब इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे धीरे, पहले 2 GB का सॉफ्टवेयर हुआ, फिर 4 GB का हुआ। जो आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा वो शायद से 7.5 GB के आसपास होगा, है ना, 7.7 GB के आसपास। अब जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैटलैब है, जो इक्वेशंस हैं वहीं से हम देखते हैं, encino.in is all drawings and MATLAB। तो यहाँ से जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, ठीक है, मैटलैब 2013 वर्जन आप लोग यूज करोगे। इसके कुछ प्रोज हैं और कॉन्स हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो जब हमने डाउनलोड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 5.63 GB का ये सॉफ्टवेयर है। अगर मैं मैटलैब का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डालूं, मैटलैब 2020 जो लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है,
ठीक है, 2020 ए वर्जन अभी तक 8 मंथ्स अगो आया है। उसका सेटअप का साइज आप देख सकते हो कितना है, 21 GB। ठीक है, तो विद टाइम MATLAB ने खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है ना, इम्प्रूव इन द सेंस साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड अदर थिंग्स आल्सो। तो अगर हम आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे वर्जन्स ऑफ MATLAB आसानी से मिल जाएंगे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं MATLAB के 2020 वर्जन की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम रैम आपको 4 GB चाहिए और मिनिमम रैम आपको 8 GB चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं है ना, कि दो रैम हमें मेंशन कर रखी है। ये दो रैम इसलिए मेंशन कर रखी है बिकॉज जब भी हम MATLAB सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एक होता है हमारे पास प्योर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे हम करते थे आपकी सी में, C++ में, या फिर पाइथन में, या फिर जावा, है ना, उससे आसान थोड़ी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा MATLAB में क्या होता है हमारे पास, सिमुलेशन, किसी भी चीज को सिमुलेट करना, है ना, वो भी हम MATLAB में कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास दो दो रैम हमें यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में मेंशन है, क्योंकि 4 GB रैम आप सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो और 8 GB की रैम आप जब सिमुलेशन भी करोगे तो आपका प्रोसेसर भी हाई डिमांड करेगा, है ना, आपके सिस्टम से, और रैम भी आपकी ज्यादा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस, अब अभी देखो, अभी मैंने MATLAB में सिमुलेशन स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी प्योरली प्रोग्रामिंग के लिए मैंने MATLAB को खोला है और अभी कुछ इसमें करना स्टार्ट किया भी नहीं है। इसलिए अभी तक मेरी सिस्टम रैम मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, 5.3 GB ऑलरेडी कंज्यूम्ड है। अभी मैंने उसमें प्रोग्रामिंग ही खोली है, तो 4 GB इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हल्का हल्का का सिस्टम लैग करेगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगी, है ना, 1-2 सेकंड का लैग आपको दिखेगा, और आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आप 4 GB में कर सकते हो। अदरवाइज आई विल, मेरी जो रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है 8 GB फॉर आपका प्रोग्रामिंग के लिए, और 12 GB के आसपास आपको सिमुलेशन के लिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ MATLAB में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आप अपने सिस्टम में कौन सा वाला वर्जन ज्यादा प्रीफर करोगे। अगर आपकी 4 GB रैम है तो आप लोग 2013 वाला वर्जन सिमुलेशन प्लस प्रोग्रामिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को हमने जो लिंक दी थी वो 2013 वाली लिंक आपको प्रोवाइड करवाई गई हो। ठीक है, ये वाली लिंक आपको प्रोवाइड कराई है बिकॉज आप इसको 4 GB ऑफ रैम में बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है हार्ड स्पेस 1 GB फॉर MATLAB ओनली एंड 3 to 4 GB फॉर टिपिकल इंस्टॉलेशन। ठीक, तो ये तो थी आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स MATLAB के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने MATLAB के बारे में। तो जब हम MATLAB खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखता है। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा प्योर प्रोग्रामिंग कंसोल, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। बाय डिफॉल्ट MATLAB को जब भी हम ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका प्रोग्रामिंग कंसोल मिलता है। तो अब बात करते हैं अगर सिमुलेशन के लिए हमें अगर यूज करना है MATLAB को, तो सिमुलेशन के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको होम पे सबसे पहले जाना है। होम पे आपको सिमुलिंक नाम का टैब दिखेगा। यहाँ पे आप जब माउस को होवर करोगे खाली तो आपको ये क्या बोलेगा, स्टार्ट सिमुलिंक। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, है ना, सिस्टम आपका कितना हैवी है अभी उसके हिसाब से इनिशियलाइज करेगा, और विद इन 10 to 15 और 30 सेकंड्स ये ओपन हो जाएगा। 4 GB ऑफ रैम, इट विल टेक अप टू 1 to 2 minutes टू गेट ओपन। ठीक है, तो ये सिमुलिंक का पेज यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, सिमुलिंक में जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज को सिमुलेट करना, सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा फैन होता है, फैन में क्या होती है, मोटर्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोटर्स होती हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ी थी। सारी मोटर्स को हम यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं। और बेसिक लेवल पे अगर आपको जाना है तो एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग के पर्पज से अगर मैं बात करूं, या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से बात करूं, जो भी आपकी बीम्स हैं आप वो बीम्स का इसमें सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले केमिकल इंजीनियरिंग के पर्पज से बताता हूँ। जितने भी आपके रिएक्टर्स हैं, है ना, जितने भी आपके CSTR हो गया, और भी तरह के रिएक्टर होते हैं जो आपके क्लोज और ओपन, वो सारे के सारे आप इसमें सिमुलेट कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स के पर्पज से बात करूं, जैसे मैकेनिकल के यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे अगर, तो आपने आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, है ना। कोई भी दीवार होती है, उसको अगर हमें उससे हमें दो एनवायरनमेंट को अगर आइसोलेट करना है तो उनमें क्या ग्राफिकल चेंजेस आएंगे, है ना, कर्व्स आपका किस तरीके से बनेगा, हम उस चीज को भी यहाँ पे
बहुत इजीली सिमुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल और केमिकल पर्पज से। इलेक्ट्रिकल का अगर यहाँ पे कोई होगा तो आप अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को सिमुलेट कर सकते हो, आप अपनी मोटर्स को सिमुलेट कर सकते हो, और भी जितनी भी चीज इलेक्ट्रिकल में है आप उन सबको यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हो। सिविल के लिए जैसे आप स्टैट प्रो आपने देखा होगा, है ना, और जैसे ई टैब्स में भी आपने काम किया होगा पहले, तो मैटलैब में यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो आपको बीम्स को अपने यहाँ पे डायग्राम्स जो होता है उसका, है ना, जैसे स्लैब्स के आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब आप मैटलैब में यहाँ पे उसकी सिमुलेशन कर सकते हो बहुत इजी। ठीक है, तो ये सब तो बात हो गई आप सिमुलेशन में क्या कर सकते हो। जो आज का फोकस हमारा रहेगा वो प्योर प्रोग्रामिंग में रहेगा। कल हम देखेंगे सिमुलेशन में मेजोरिटी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप सारे बच्चे अपनी ब्रांच कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसी पर्पज से कल हम सिमुलेशन आपका पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई सिविल का होगा, जैसे सिविल का हम इसमें कॉन्सेप्ट देख लेंगे, केमिकल या फिर आपके मैकेनिकल से होंगे तो हम थर्मोडायनेमिक्स वाला वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर सभी ज्यादातर होंगे तो हम थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से इसमें कवर कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शंस बनाना प्लस थर्मोडायनेमिक्स शायद सिविल में भी पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, है ना, तो अगर मेजोरिटी होगी तो हम पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट ही, वॉल्स का आइसोलेशन कॉन्सेप्ट आपका एडिएटिव प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे हम कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन प्योर प्रोग्रामिंग रखते हैं। ठीक है, इससे काटते हैं। तो जब हम MATLAB प्रोग्रामिंग कंसोल खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी विंडोज हमारे पास होती हैं। सबसे पहले जो आपको दिख रही है, मैं मार्क करता हूँ हाईलाइटर से, यहाँ पे हमें दिख रही है कौन सी विंडो, कमांड विंडो। तो कमांड विंडो का जो यूज होता है बेसिकली, कमांड विंडो जैसे मेंशन है, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट अपने विंडोज में खोलते हैं, है ना, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट मैं दिखा देता हूँ फटाफट से। आपने कोई भी एक्सप्लोरर खोला, वहां पे आप CMD लिखो, आपका कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से खुलता है ना। तो जो काम विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट का होता है, सेम काम मैटलैब में इस कमांड विंडो का होता है। ठीक है, जो काम आपका कमांड प्रॉम्प्ट का होता है विंडोज में, सेम काम मैटलैब में आपकी कमांड विंडो का होता है। यानी टेम्परेरी अगर आपको कोई भी कमांड अपने विंडोज में जैसे एग्जीक्यूट करने, तो आप क्या यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैटलैब में आप क्या यूज करोगे, कमांड विंडोज का। ठीक है, टेम्परेरी अगर आपको कोई कमांड यूज करनी है तो आप क्या कमांड, सॉरी कौन सा विंडो यूज करोगे, कमांड विंडो का। सिमिलरली बाकी विंडोज इसमें क्या होती है, जैसे विंडोज में आपको रन करने के लिए कोई फोल्डर चाहिए होता है, सेम काम मैटलैब में भी है। मैटलैब में भी आपको अपनी कमांड को सेव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक फोल्डर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं आपका करंट फोल्डर। ठीक है, तो करंट फोल्डर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, करंट फोल्डर हमें यहाँ दिख रहा है। तो कोई भी चीज हमें अगर सेव करनी है अपने कोड को, या उसको रीयूज करना है, या उस कोड में कोई भी डेटा फाइल्स या बाइनरी फाइल्स या फिर फंक्शन फाइल्स को अपने एग्जीक्यूट कराना है, तो आप लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट है। फटाफट से मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर आपको इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो समझ में आता है तो फटाफट से कमेंट कर दो, आई विल स्किप दोस थिंग्स। खाली कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है।
करना पड़ता। ठीक है, तो दो बच्चों ने कमेंट किया है, उनको इफ एल्स के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। ठीक है, तो इफ एल्स को करने से पहले मैं मैट्रिक्स लिखना आपको सिखाता हूँ मैटलैब में। जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स, दो डब्बे खोले, 1 2 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं? हमारे पास है सिंगल रो एंड 3 कॉलम्स। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें यूज करना है। तो जैसे मैं ये मैट्रिक्स अगर मैंने बोली A इज इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स असाइनमेंट, इसको हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, एक होता है आपका इक्वल ऑपरेशन जिसको हम इक्वालिटीज बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यानी सिंगल इज इक्वल टू। अगेन डबल ब्रैकेट्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में हमें मैट्रिक्स लिखनी है। कैसे लिखी थी वहां मैथ्स में? 1 2 एंड 3। तो जैसे वहां पे हमने लिखा था वैसे ही हमें यहाँ पे भी लिखना है। तो जैसे हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे ये हमें आंसर रिटर्न कर देगा दैट A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जैसे मैथ्स में हम लिखते हैं सिमिलरली हम मैट्रिक्स को यहाँ पे भी वैसे लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने एंटर किया इन द सेंस जैसे मैंने ये लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे आंसर नहीं दिखे, यानी जो इसने मुझे रिवर्ट किया है इज इक्वल टू 1 2 3, वो रिवर्ट मुझे नहीं करे, बस अपना डेटा सेव कर ले। अच्छा, सेव कहाँ करेगा? सेव करने के लिए भी हमारे पास एक फोल्डर होता है या विंडो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। यहाँ पे मेंशन्ड है कमांड विंडो, यहाँ पे करंट फोल्डर आपका यहाँ पे और वर्क स्पेस यहाँ पे। करंट फोल्डर चेंज करना अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हम डेटा हमारा जो सेव होता है कहाँ पे सेव होता है? वर्क स्पेस के अंदर। से ए की वैल्यू यहाँ पे सेव हो गई। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह बी वेरिएबल कर दूं तो वेरिएबल भी कहाँ सेव होगा? आपका वर्क स्पेस के अंदर ही सेव होगा। ठीक है, तो वर्क स्पेस आपका डेटा को सेव करने के यूज होता है। ठीक है, तो एक विंडो हमारे पास और होती है। अच्छा, उस विंडो को ओपन करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हिडन होते हैं। ठीक है, वो विंडो क्या होती है? लास्ट फ्यू कमांड्स आपने कौन सी एंटर करी है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, उस कैलकुलेटर के पास एक हिस्ट्री होती है कि लास्ट ऑपरेशंस आपने कौन से सेव किए थे। तो वही ऑपरेशन हमने मैटलैब में क्या यूज किए हैं वो देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वो देखने के लिए हम अपनी कमांड हिस्ट्री यूज करते हैं। तो उसके लिए जाएंगे होम पेज जहाँ की हम ऑलरेडी हैं। उसके बाद विल मूव टू लेआउट ऑप्शन। अब इस लेआउट में आप देखो कमांड हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये क्या हो रखा है? अभी पॉप्ड हो रखा है। तो उसको हम क्या करेंगे? डॉक्ड। डॉक्ड, और ये हमें साइड में दिख जाएगा। पॉप्ड यानी जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम हमारे पास होता है, हमारे उसमें नोटिफिकेशंस आते हैं। तो नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? पॉप होते हैं, यानी पॉप यानी आना। तो अभी तक हमारा ये विंडो पॉप हो रही थी, हमने उसको क्या कर दिया अभी? डॉक्ड। डॉक्ड यानी जैसे हमने विंडोज एक्सपी बहुत पहले यूज किया होगा, आप लोगों ने तो किया होगा है ना अपने अर्ली चाइल्डहुड डेज में। तो वहां पे हमें डॉक एक्सपी करके आता था। डॉक का मतलब क्या होता है? कुछ बटन्स या कुछ आपका डायलॉग बॉक्स अगर आपके साइड पे आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉकर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो यहाँ पे देखो जो भी हमने लास्ट कुछ हिस्ट्री, ये जो कुछ हिस्ट्री मैंने परफॉर्म की होगी क्लासेस के टाइम पे, वो यहाँ पे सब दिख रही है ना? जो अभी हमने यूज किए हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 कितनी बार यूज किया है? 2 बार। और बी इज इक्वल टू सिंपल 1 2 3 हमने एक ही बार किया है। तो देखो लेकिन यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक ही बार आ रहा है, लेकिन वहां पे उसने क्या लिख दिया है? 2x, है ना? साइड में लिखा हुआ आ रहा है 2x इज मतलब ए इज इक्वल टू 1 2 3 टू टाइम्स। यहाँ मेरा माउस पॉइंटर है और बी की वैल्यू हमने सिर्फ एक ही बार यूज की है, तो उसने इसलिए उसको एक ही बार दिखाया। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम इसमें हम कैसे ऑपरेट। ओके, तो अब तक हमने, अच्छा एक चीज और, कोई भी चीज
मैटलैब में इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ही होती है। जैसे a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 और मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 स्पेस 2। तो 1 स्पेस 2 क्या है? इट्स नॉट अ वैलिड मैटलैब एक्सप्रेशन, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 2 इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन बिकॉज आप 1 कॉमा 2 अगर मैं करता हूँ a इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, ठीक है। इसने क्या किया? दो वैल्यू में चीजें सेव कराई। 1 तो चले गया आपका a के पास, 2 कहाँ चले गया? 2 चले गया आंस के पास। नाउ व्हाट इज आंस? आंस वैसे ही है जैसे आपने आपकी टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, प्लीज ऐड 2 एंड 3। 2 एंड 3 आपने ऐड तो कर दिया, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। वो 5 आपने कहाँ स्टोर किया? है ना, आपको भी नहीं पता वो आपने कहाँ स्टोर किया, आपने अपने माइंड में किया। तो आंस इज लाइक माइंड ऑफ द मैटलैब ऑपरेशन, ठीक है। जो इसकी एएलयू यूनिट है आंस, वहां पे जब भी आंसर कोई टेम्परेरी स्टोर होता है तो उसको हम आंस वेरिएबल में ही रखते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखो, अब क्या हुआ? इज इक्वल टू 1 2 3 मैंने जब किया तो इज इक्वल टू 1 तो आ गया। अब कॉमा 2 और कॉमा 3 मैंने किया तो इज इक्वल टू 1 आ गया। इसने पहले क्या किया? आंस इज इक्वल टू 2, तो आंस की वैल्यू कितनी सेव हुई होगी? पहले 2 सेव हुई होगी। उसके बाद आंस इज इक्वल टू 3, तो अब आंस की वैल्यू क्या अपडेट हो गई? आंस की वैल्यू अपडेट हो गई 3। तो a इज इक्वल टू 1 तो सेव हो गया, लेकिन आंस की वैल्यू मैंने 2 दी, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 दोनों सेव होगी या नहीं होगी? नहीं, एक ही वैल्यू सेव होगी बिकॉज आंस क्या है? आपका टेम्पररी स्टोरेज है, आपका माइंड है। जैसे सिंपल से एग्जांपल, टीचर ने बोला 2 प्लस 3 करो, आपने अपने माइंड में रख दिया 5। टीचर ने बोला 10 बार और नए नंबर उसने ऐड करवाए, तो आपने 11 बार पहले कौन सा नंबर ऐड किया तो आपको भी याद नहीं होगा। हाँ, एक बार पहले क्या किया था, 2 बार पहले क्या ऐड किया था वो आपको याद होगा, लेकिन 11 बार पहले आपने क्या किया था वो आप रिकॉल थोड़ा मुश्किल कर पाओगे, है ना। 11 बार कर दोगे तो 100 टाइम आपने क्या ऐड किया था वो याद नहीं रख सकते। तो सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ आंस इन मैटलैब। तो ये है आपका सिंपल ऑपरेशंस आपके कैसे स्टोर होंगे। अगर आप कुछ स्टोर नहीं करते हो, यानी 2 प्लस 3 आप करते हो, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 5 कहाँ स्टोर होगा? आपका आंस नाम के वेरिएबल में आपका आंसर ये सिंपली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैटलैब के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो इस तरीके से मैटलैब हर बार उसको सेव कराता है, ठीक। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैटलैब में मैंने इतने सारे यहाँ पे कमांड विंडो में चीजें लिखी। कमांड विंडो मैंने क्या बोला था? टेम्परेरी यूज करने के लिए होती है। तो अब बात आती है, अगर आपको परमानेंट कोई ऑपरेशंस वो क्या कहते हैं इसे, ऑपरेट करवाने हैं, ठीक है, परमानेंटली आपको कोई ऑपरेशन ऑपरेट कराने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक फाइल बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप ये सारा काम करोगे। उसके लिए जैसे मैंने बताया कोई फोल्डर होगा तभी आप उसमें कुछ चीज सेव करोगे, है ना। तो बात आती है करंट फोल्डर अपना सेट करना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, जब भी हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो हम ज्यादातर सोचते हैं कि हम सेम कंप्यूटर में बार बार बैठे, है ना। हमारा एक कंप्यूटर फिक्स होता है कि मैं अगले 6 महीने तक यहीं पे बैठूंगा या बैठूंगी, है ना। सिंपली क्यों? बिकॉज मैंने वहां पे कुछ काम किया होता है और मैं चाहता हूँ कि ये फाइल्स मुझे दोबारा यूज करनी है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उस फाइल्स को बार बार अपनी पेन ड्राइव में सेव करूँ, तो जो दूसरे सिस्टम में मैं जाऊंगा बार बार वहां पे अपनी फाइल्स को पेन ड्राइव के थ्रू रिकलेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं बार बार उसी सिस्टम में बैठूं और अपनी फाइल्स को बहुत इजीली यूज कर सकूं, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगेन मैटलैब में करंट फोल्डर सेट करना ऐसा जरूरी होता है ताकि मैं अपनी फाइल्स को बार बार रिकलेक्ट करके रीयूज कर सकूं, है ना। तो सबसे पहले हम अपना चेंज करेंगे करंट फोल्डर को। अच्छा, अब करंट फोल्डर के अंदर आके हम उसको चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए हमें यूज चाहिए होता है एड्रेस बार ऑफ दी मैटलैब, ठीक है। तो एड्रेस बार में जैसे आपको दिख रहा होगा सी स्लैश विंडोज स्लैश सिस्टम 32 यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सी ड्राइव से बाहर आके सेव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एबीसी नाम की 3 ड्राइव है मेरे पास, मैंने चलो सी के अंदर रहते हैं, और विंडोज के बाद कौन से फोल्डर में करना है, मान लो मुझे सिस्टम 32 के अंदर ही काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा ब्लैंक स्पेस में, क्रिएट न्यू फोल्डर। ये रहा न्यू फोल्डर ऑप्शन। could not create, you may not have permissions, ओके। सी ड्राइव में परमिशन आपको नहीं मिलेंगे तो आप आओगे बी ड्राइव पे,
बी ड्राइव पे हम आते हैं, न्यू फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे हम आ गए न्यू फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकूंगा बहुत इजली, ठीक है, नाम दे देते हैं MATLAB day 1, ठीक है। इसके अंदर मैंने डबल क्लिक किया तो अब मेरा करंट फोल्डर क्या हो गया है, चेक कैसे करूंगा, ऊपर अपने एड्रेस में, वो है आपका ये b:/न्यू फोल्डर, सॉरी बैकस्लैश नॉट स्लैश, बैकस्लैश न्यू फोल्डर बैकस्लैश MATLAB day 1 इज माय करंट फोल्डर जहाँ पे सारी चीज सेव होंगी। अब परमानेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल में जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए। हमें बेसिक लेवल पे MATLAB में दो ही चीजों में हमेशा काम करना होता है, पहली होती है आपकी स्क्रिप्ट, दूसरा होता है आपका फंक्शंस। लाइव स्क्रिप्ट, एग्जांपल, क्लास, मॉडल और जिप फाइल अभी हमारे किसी काम की नहीं है। तो क्लास के बारे में तो आपको पता होगा, अगर आपने C++ अपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, या डेटा स्ट्रक्चर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा अबाउट द क्लास। जो क्लास हम अपने C++ में बना सकते हैं, जावा में बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं, सेम क्लास हम अपने MATLAB में भी बना सकते हैं। इसीलिए MATLAB सबसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, बिकॉज इट कैन परफॉर्म योर कैलकुलेशंस, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसको हम किसके थ्रू करते हैं सॉल्व, क्लास के थ्रू, है ना। ऑब्जेक्ट्स उसमें आते हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज को MATLAB के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस जो आपके लेटेस्ट मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम MATLAB में इम्बेड कर सकते हैं। इसलिए जो 2020 वाला वर्जन है वो 21 GB के आसपास है। 2013 आपका 5 GB के आसपास है, जो 2017 में यूज कर रहा हूँ ये 13 GB के आसपास है, ठीक है। इसमें भी हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क्स जो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी बेसिक लेवल पे हम स्क्रिप्ट और फंक्शन में ही काम करेंगे। तो जैसे मैंने बताया स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत। स्क्रिप्ट क्या होता है, आपके कोड लिखने के काम आती है, ठीक है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट काम क्यों आती है हमारा, जिसमें हम कोड लिख सकें। तो कमांड विंडो, टेम्परेरी कोड्स एंड स्क्रिप्ट इज अ परमानेंट कोड। तो untitled.m, m फॉर मॉडल बोल लो, है ना, या MATLAB बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। या मैट्रिक्स बोल लो, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे इसको ओपन करने के लिए आप इस पे डबल क्लिक करो, ठीक है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे एक फोल्डर आपका ओपन हो चुका है, सॉरी एक नोटपैड की तरह एडिटर आपका ओपन हो चुका है जिसमें मैं स्क्रिप्ट अपनी लिखूंगा पूरी की पूरी, ओके। तो सबसे पहली चीज स्क्रिप्ट में आपको क्या लिखनी होती है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा रियल वर्ल्ड में जाते हैं। जब भी हम क्लास में एंटर होते हैं, जो हमारा बोर्ड होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, उस बोर्ड में जो भी कुछ लिखा है उसको रब करने का, ठीक है। तो रब करने के लिए जो हम MATLAB में यूज करते हैं चीजें, वो यूज है CLC। CLC यानी क्लियर कमांड, ठीक है। क्लियर कमांड इसका मतलब होता है। तो CLC अगर हम यहाँ यूज कर सकते हैं तो सेम CLC हम कमांड विंडो में भी यूज कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग कमांड विंडो। जैसे मैंने CLC लिखा, कमांड विंडो हमारी रब हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, वर्क स्पेस में जो डेटा है वो डेटा अभी भी है, यानी मैं अगर A प्रेस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 1, आंसर प्रेस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 5, स्मॉल b प्रेस करता हूँ तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3, स्मॉल नॉट कैपिटल A प्रेस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, अगेन आपका पुरानी मैट्रिक्स वापस आएगी। तो अगर मुझे वर्क स्पेस को भी ट्रीट करना है, सिंपल एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर की रैम 4 GB है, 4 GB कंप्लीट फिल होती है तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ। जैसे आप अपने स्मार्टफोन्स को क्लिक करते हो, है ना, जो CC क्लीनर आता है, बहुत सारे क्लीनर आते हैं, रॉकेट आता है, रॉकेट को उड़ाया आपने, आपका रैम फ्री हो गई। सिंपली वर्क स्पेस को भी फ्री करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है। क्लियर ऑल कमांड मैंने डाली तो आपकी वर्क स्पेस क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, लेकिन मेरी कमांड विंडो अभी भी भरी हुई है, इट्स स्टिल स्टॉक्ड। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, CLC। तो पहले अगर आप CLC यूज करो फिर क्लियर ऑल यूज करो, क्लियर ऑल अभी भी आपको दिखेगा। तो पहले हम यूज करेंगे क्लियर ऑल, उसके बाद हम यूज करेंगे CLC। तो सेम काम हम किस में करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में पहले ये मैंने CLC लिखा, उससे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्लियर ऑल,
क्लियर ऑल। क्लियर ऑल क्या करेगा, वर्क स्पेस में जितने भी मेरी जंकी फाइल्स होंगी पुरानी, कि मुझे नए बार रन करने से पहले नहीं चाहिए, वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, डिलीट। और सीएलसी क्या करेगा, आपकी कमांड विंडो क्या हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, कमांड विंडो का काम क्या था, टेम्परेरी चीजें सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप अपनी परमानेंट फाइल्स को भी रन करते हो, वो भी आपको कहाँ दिखेगी, कमांड विंडो के अंदर ही रन होती हुई दिखेगी, बिकॉज सारी टेम्परेरी ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस और फंक्शन सारे के सारे यहीं पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसको पहले क्लियर ऑल करेंगे, उसके बाद उसमें सीएलसी करेंगे, ताकि क्लियर ऑल पहले आपकी जंकी फाइल्स मेमोरी आपकी फ्री हो जाए, सीएलसी यानी आपकी स्क्रीन या बोर्ड जो भी आपने जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपका रब हो जाए, उसके बाद आपके नए कमांड जितने भी चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़, ओके। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा 2+3, मैंने लिख दिया 2+3, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, सेव करने के लिए कुछ नहीं, कंट्रोल एस आप करोगे और रन। तो आंसर कितना आ गया, 5। 2+3, आपने ऑपरेशन कितना कराया, 5। जितनी बार इसको आप रन कराओगे उतनी बार पहले वैल्यूज क्लियर होंगी। अगर मैं यहाँ पे आप करता हूँ 2+4 रन करता हूँ, तो पहले मेरा वर्क स्पेस से चीजें डिलीट होंगी, है ना। अगर मैं इसको करता हूँ a इज इक्वल टू 2+4, अब आंसर नहीं दिखाएगा, अब क्या दिखाएगा, आपका a दिखाएगा। रन करो तो देखो आंसर आपका क्लियर हो गया। अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो a की वैल्यू अब बार बार चेंज होगी, पुरानी वैल्यूज डिलीट होती रहेंगी, बिकॉज हमने क्लियर ऑल यूज किया है। कमांड विंडो बार बार रन होती रहेगी। अगर मैं सीएलसी यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको सेव करो, रन करो, आंसर इसके नीचे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, आप जिनकी फाइल्स डिलीट करोगे, फिर आप अपने कमांड विंडो को क्लियर करोगे, उसके बाद आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये था, ओके। तो अब आते हैं थोड़ी प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं मैटलैब में उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक एक करके गूगल करते हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशंस सारे मैटलैब में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो छोड़ो, मैं सिखाता हूँ, इसमें टाइम लगेगा आपको। तो पहला, ओके, अभी हम क्या करते हैं, कमांड विंडो पे ही करते हैं सारे के सारे ऑपरेशंस। आप लोग घर जाएंगे, मतलब घर पे तो हुई, सारे के सारे एज एन होमवर्क, जो चीज मैं आज कमांड विंडो में कर रहा हूँ आप लोग वही अपने एडिटर पे करेंगे, सीएलसी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, इसमें एक रो है और आपकी 5 कॉलम्स हैं, तो 1 डायमेंशन मैट्रिक्स हमने बनानी सीख ली। अच्छा, अब हमें अगर 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बनानी है, तो 2 डायमेंशन मैट्रिक्स कैसे होती है, उसमें मल्टीपल रोज होंगी और उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगी। तो अगर मुझे 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, तो मैं कैसे यूज करूंगा उसे, a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखूंगा 1 स्पेस 2। तो 1 2 जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा सिंपली, तो वो कहाँ चले गया, एक रो के अंदर। अब मुझे अगर इसमें दूसरी रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, दूसरी रो अगर मुझे इसमें इंसर्ट करनी है, तो वो दूसरी रो में कैसे इंसर्ट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। तो मैं लगाऊंगा पहले सेमीकोलन, उसके बाद लिखूंगा 3 एंड 4, ठीक है। स्पेसेस आप कितने बजे दो वो मैटर नहीं करता है। तो इतना मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, तो ध्यान से देखो 1 2 एक रो पे लिखा आ रहा है, 3 और 4 दूसरी रो पे लिखा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन की मैट्रिक्स भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अगेन 3 डायमेंशन करनी तो आप कैसे लिखोगे, पुरानी कमांड वापस 5 स्पेस 6। तो अब यहाँ पे कितनी रोज आ गई, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरीके से अगर हमें दूसरी मैट्रिक्स बनानी है, तो ए इक्वल टू थोड़ी छोटी कर लेता हूँ उसे, 1 2 सेमीकोलन 3 एंड 4, तो 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। बी इज इक्वल टू
एक मैट्रिक्स और बनाता हूँ 3x3 की, 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 एंड 6 सेमीकोलन 7 8 एंड 9। तो मैंने कोई मैट्रिक्स बना दी, कितनी आ गई? पहली मैट्रिक्स जो है मेरी 2x2 की है, दूसरी है 3x3 की। पहला मैट्रिक्स ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं ए स्टार बी करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? फटाफट से बताओ मुझे, ए स्टार बी का आंसर आएगा नहीं आएगा, ये क्या होगा? दो मैट्रिक्स हैं ए बी, ए स्टार बी में आंसर आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा? जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। आप लोग ऑनलाइन हो? ऑनलाइन हो सारे के सारे? ठीक है, अभिषेक ने लिखा है आंसर विल बी रॉन्ग। रॉन्ग माने आपका कंप्यूटर आपको कभी आंसर रॉन्ग आंसर नहीं प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर कर रहा है तो वो सही करेगा, हम निकाल के गलत आंसर रख सकते हैं, है ना? तो आंसर आएगा, आंसर नहीं आएगा, आएगा तो क्या आंसर आएगा? गलत आंसर तो नहीं आ सकता। वी कांट परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट, वंशिका ने लिखा है वी कांट परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, 2x2 और 3x2 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल है पहले वाले के कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स के रोज। तो पहली वाली में कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, दूसरी वाली में रोज कितने हैं? 3 हैं। तो 2x2 और 3x3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आ गई, आपके इनर मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। दूसरा मल्टीप्लिकेशन मैंने करके देखा, ए डॉट स्टार बी, यहाँ पे उसने क्या बोल दिया है? मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। तीसरा करके देखता हूँ, ए बी स्टार, ए स्टार बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन मैंने करने की कोशिश करी है वहां पे क्या एरर आ गई है कि आपके डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैट्रिक्स का बेसिक रूल, जैसे b इज इक्वल टू, अगर मैं करूंगा 2 3 4 एंड सेमी कोलन 6 90 एंड 560। ठीक है, तो अब अगर हम चलाएंगे तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ध्यान से देखो, मैट्रिक्स का जो बेसिक रूल है वो फॉलो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर वो नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? डीईटी फंक्शन यूज करोगे, इसके अंदर डाल दोगे ए, तो ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा। आप डालोगे बी, तो उप्स, ये क्या हुआ? आप डिटरमिनेंट क्यों नहीं निकाल सकते, है ना? तो बी मैट्रिक्स है मेरी ये, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा? फटाफट से, जैसे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था वैसे डिटरमिनेंट बी का जो मैंने मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट आएगा नहीं आएगा, गलत आएगा, बिकॉज मैं मैसेज देखता हूँ, अभिषेक ने पिछली बार बोला था आंसर गलत आएगा, तो क्या आंसर गलत आ सकता है, या नहीं आएगा, या आएगा, या क्या होगा? डिटरमिनेंट आपके सामने मेंशन, सॉरी, मैट्रिक्स बी आपके सामने लिखा हुआ है। आई थिंक साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके बता दो।
ठीक है, तो हम ये डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जैसे एरर भी आई है, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। सिर्फ आप उन्हीं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो जो कि आपकी क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अनस्क्वायर्ड यानी जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम्स आपके सेम होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशंस की मैटलैब में। जैसे इफ एल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इफ 2 इज इक्वल टू 2 कॉलम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इफ 2 इज इक्वल टू 2 लिखा, 2 डबल इज इक्वल टू 2, यानी उससे पहले आपको दो एरोज दिख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इन कमांड। ठीक है, कोई भी कमांड लिखते हैं तो कमांड लिखने से पहले एक प्रॉम्प्ट का साइन होता है। चाहे विंडोज की बात करो, चाहे लाइनक्स की बात करो, चाहे किसी भी सिस्टम में आप यूज करोगे, वहां पे आपको कोई भी कमांड लिखने से पहले एक प्रॉम्प्ट सिंबल होता है विच इंडिकेट्स कि अब आप अपनी कमांड लिख सकते हो। तो जब भी मैंने लिखा, अभी तक कोई भी कमांड लिखी तो प्रॉम्प्ट साइन बार बार आ रहा था, है ना। अब मैंने जब लिखा if 2 is equal to 2, तो आपका प्रॉम्प्ट साइन गायब हो गया। इसका इंडिकेशन क्या है, जब भी आप स्कोप चेंज करते हो। अब स्कोप चेंज करना क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अभी तक मैं लिख रहा था इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 4, या कोई मैट्रिक्स में असाइन कर रहा था, तो वहां तक मैं क्या था, जब भी असाइन कर रहा था स्कोप उसका खत्म हो जा रहा था। अब रियल वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, रियल वर्ल्ड में जैसे मैं कुछ अपने माइंड में सोचता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं लूप में चला जाता हूँ, है ना, कि क्या ये सही होगा या ऐसा करना गलत होगा, या ऐसा करने से इसके रेप्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना, या इससे कुछ आंसर्स या रिजल्ट इसका क्या आएगा। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैटलैब भी थोड़ी देर सोच में चला जाता है। इन द सेंस उसकी सोच में वो कब तक रहेगा, जब तक मैं उसको वहां से बाहर नहीं निकालूंगा। ठीक है, वो अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए चला जाएगा कि इसने लिखा है 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये कुछ लॉजिकल एस्पेक्ट्स में जा चुका है। अब जब मैं लॉजिकल चीजें सॉल्व करूंगा, स्क्रीन अब विजिबल हो गई इन ऊपर, ठीक है, हाँ अभिषेक स्क्रीन विजिबल हो गई है। आंसर विल कम 353, ओके, ठीक है। स्क्रीन में थोड़ी देर बंद, अच्छा स्क्रीन इज नॉट विजिबल राइट नाउ, ओके सॉरी, ठीक है, तो सॉरी, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ आपको। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो अभी प्रॉम्प्ट का साइन आपको दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकंड, सेकंड देना। ओके, स्क्रीन अब आ रही होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब भी मैं यहाँ पे कमांड लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉम्प्ट साइन यानी डबल एरोज मुझे दिख रहे हैं। इसमें मैं जैसे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, एंटर मारा, a इज इक्वल टू 5 दिया, प्रॉम्प्ट वापस आ गया, यानी उसने थोड़ी देर सोचा a इज इक्वल टू 5 क्या होता है, मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि वो मुझे आंसर ना दे और सिर्फ स्टोर कराए, जैसे एक्स वाई जी इज इक्वल टू 20, मैं चाहता हूँ सिर्फ उसको स्टोर कराए, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद एक सेमी कॉलन मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे आंसर विजिबल नहीं करेगा, प्रॉम्प्ट वापस से दे देगा। अब मुझे अगर मैटलैब को थोड़ी देर सोच में डालना है, जैसे अगर 2 की वैल्यू क्या 2 होती है, अगर मुझे थोड़ी देर सोच में जाऊंगा हाँ या ना, उसके बाद आंसर आएगा, तो मैटलैब थोड़ी देर के लिए सोच में जा चुका है ना, यानी वो एक लूप में जा चुका है, यानी वो अपना स्कोप चेंज करके कहीं दूसरी दुनिया में अब जा चुका है। अब उस दूसरी दुनिया से वो बाहर कब आएगा, जब उसकी सोच खत्म हो जाएगी, है ना। अब वो सोच कब होगी, आई एम द प्रोग्रामर, जब मैं उसको बाहर लाना चाहूंगा तभी वो होगा, बिकॉज कंप्यूटर का ब्रेन कौन हैंडल करता है, वी एज ह्यूमंस या फिर कोई रोबोट्स। तो अगर 2 की वैल्यू 2 है तो मैं आंसर क्या लिखता हूँ, ए आंसर डी इज इक्वल टू 90, है ना, तो एंड, यानी अब मुझे उसको उसकी सोच से बाहर लाना है, तो कौन से कमांड ऐसी होगी जिसे मैं यूज करूंगा, वो कमांड है एंड, यानी सोच खत्म। एंटर किया, क्या 2 की वैल्यू 2 होती है,
ऑब्वियसली होती है, तो आंस डी की वैल्यू कितनी हो गई 90। अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट लाते हैं, सेम कमांड फिर से लिखता हूँ, इफ 2 इज इक्वल टू 2 नहीं, इफ इज इक्वल टू 2, यानी अगर ए की वैल्यू आपकी होगी 2 तो मैं उसको दोबारा सोचने भेजता हूँ। ठीक है, मैंने मैटलैब को सोचने भेजा, अब मैंने लिखा आंस सी इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब सोच से बाहर लाना तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एंड कमांड। तो क्या ए की वैल्यू 2 है, बताओ जल्दी। देखो ए की वैल्यू 2 है या नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जल्दी से बताओ ए की वैल्यू 2। ओके, तो टू सॉरी आंस की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू है 2, तो ए की वैल्यू 2 है और मैंने कंपेयर कितना कराया है उसे, इफ ए इज इक्वल टू 2, और ए की ऑब्वियसली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, वर्क स्पेस में आप चेक करो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ए की वैल्यू 2 होगी तो आंसी की वैल्यू कुछ आएगी, अदरवाइज आंसी हमारा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे उसने क्या किया, वो थोड़ी देर सोच में गया, क्या ए की वैल्यू 2 है ना, उसको आंसर मिला नहीं है, तो अगर ए की वैल्यू 2 है ही नहीं तो वो अपने लूप से तुरंत बाहर आ जाएगा, है ना, सोच से बाहर आ जाएगा। अगर सोच सही होती तो उसके बाद सोचा अच्छा हाँ है, तो उसके बाद उसे क्या करना है। अब इसमें एक ट्विस्ट और लाते हैं, उसने सोचा क्या ए की वैल्यू 2 है, उसको मिला आंसर नहीं, तो उसके बाद भी उसको कुछ करना पड़ेगा, अच्छा नहीं है तो रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर है तो रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे इफ एज इक्वल टू 2, तो आन सी की वैल्यू कितनी हो गई 110, अदरवाइज एल्स एल्स आन सी इज इक्वल टू 210। तो अगर ए की वैल्यू 2 होगी, अगर आपकी सोच सही होगी तो आंसर आएगा 110, अगर सोच गलत है अकॉर्डिंग टू द मेमोरी ऑफ मेटलैब तो आपका आंसर आएगा 210। ठीक है, अब सोच से बाहर निकलने के लिए आप लोगों को पता है क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। मैं एंड प्रेस किया, आन सी की वैल्यू कितनी आ गई, आन सी की वैल्यू आ गई आपकी 210, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक बार क्या किया, इफ चलाया खाली, यानी इफ की सोच मैंने सोची तो मुझे कोड लिखना पड़ा, एल्स की सोची तो मुझे कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या करना है, ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ए की वैल्यू मैंने डाल दी 2, ए इज इक्वल टू 2। अब मुझे दोबारा से ये सारा प्रोग्राम लिखना है तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं टेम्परेरी स्टोरेज में अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा फिर से, इफ ए इज इक्वल टू 2, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आंसी इज इक्वल टू 110, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एल्स, है ना, एल्स आंस सी इज इक्वल टू 210, और फिर क्या यूज करूंगा मैं, एंड। तो जितनी बार मैं ए की वैल्यू चेंज करूंगा, देखो अब ए की वैल्यू 2 थी, मैंने कंपेयर कराया क्या 2 है कि नहीं है, तो उसने बोला हाँ है, तो आन सी की वैल्यू कितनी आ गई, आन सी की वैल्यू आ गई आपकी 110। तो जितनी बार मैं ए की वैल्यू चेंज करूंगा उतनी बार मुझे पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो अभी कितने लाइन्स का कोड है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 लाइन में मेरा कोड खत्म हो रहा है, तो मुझे कोई इश्यूज एज सच नहीं हो रहे हैं। अगर 5000 लाइन्स ऑफ कोड अगर मैं कभी मेटलैब में यूज करता हूँ
चाहे प्रोग्रामिंग के लिए यूज करूं, चाहे सिमुलेशन के लिए यूज करूं, तो मैं बार बार 5000 लाइन्स नहीं लिखूंगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो हम हमेशा 10 से ज्यादा लाइन अगर हमें लिखनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट। हर बार क्लियर ऑल करेंगे, उसके बाद CLC करेंगे, a इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5 एंड प्लीज पुट सेमी कॉलन्स, ताकि जब आप अपनी स्क्रिप्ट रन करोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया सेमी कॉलन हम जब यूज करते हैं तो बैक रिजल्ट हमें वो दोबारा से प्रोवाइड मतलब नहीं करता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद if else यूज करेंगे, if a इज इक्वल टू 2, ठीक है, इंडेंटेशन हो गई खुद से। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ इंडेंटेशन के बारे में आपको पता है कि नहीं। अगर आपने MS वर्ड यूज किया है तो इंडेंटेशन के बारे में आपको पता होगा, नहीं है तो मैं अभी बताऊंगा इंडेंटेशन क्या होती है। ठीक है, कमेंट करो। 4 लोग अभी ऑनलाइन हो, 4 में से कितने को पता है, कितने को नहीं पता है। ठीक है, if a इज इक्वल टू 2 तो आपका क्या होगा, आंस c इज इक्वल टू 110। ठीक है, इंडेंटेशन के बाहर आते हैं, else अगेन इंडेंटेशन, आंस c इज इक्वल टू 210। ठीक है, और इसके बाद इंडेंटेशन यहाँ पे खत्म करेंगे, क्या लिख के, एंड लिख के। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसको सेव करते हैं, सेव एंड रन। तो आन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब जैसे मुझे अगर ए की वैल्यू बार बार चेंज करनी है तो या तो मैं यहाँ चेंज करूंगा, है ना, ए इज इक्वल टू 50 मैंने करा, अगर सेव एंड रन, अभी भी वही है। अगर मैं 2 करता हूँ और रन, तो अब वैल्यू कितनी आ गई, आन सी की 110 आ गई। अब यहाँ से एक नई क्वेरी आती है ना। नई क्वेरी क्या आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको बार बार अब ए की वैल्यू चेंज करने के लिए मुझे बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है, अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो। ठीक है, माइंड में मेक श्योर करेंगे, चेंजेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं। पहला वे क्या है, स्टैटिक वे ऑफ चेंजिंग कोड्स। ठीक है, स्टैटिक वे, और दूसरा है आपका डायनेमिक वे ऑफ चेंजिंग। ठीक है, स्टैटिक वे यानी आप रन करने से पहले अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस कर रहे हो। डायनेमिक क्या है, आप रन करने के बाद भी अपने स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकते हो, यानी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं आपकी, ये क्या है, ये है आपका एक तरीके का वेरिएबल है। बिकॉज वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू रन करने के बाद चेंज करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वे ऑफ चेंजिंग कोड्स। अगर मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू रन करने से पहले चेंज करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वे ऑफ चेंजिंग। तो स्क्रिप्ट में भी अगर आपको अपनी वैल्यू चेंज करनी है तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, आप उसको एक इनपुट दोगे हर बार, है ना। लेकिन अगर आपको बिना इनपुट दिए, अगर आपको अपनी कोड्स की लाइन बढ़ानी नहीं है तो आप क्या यूज करोगे, स्क्रिप्ट की तरह ही एक चीज होती है मैटलैब के पास, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। वो क्या होते हैं, मैटलैब फंक्शंस। फंक्शंस का काम क्या होता है, फंक्शन का काम ये होता है, कुछ भी इनपुट वो हमसे, ठीक है, फंक्शन हमसे कुछ इनपुट लेगा बाय डिफॉल्ट। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उस कॉल में ही हम उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे, है ना, वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा लाइंस यूज नहीं करनी पड़ेगी। क्या फंक्शन यूज करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन यूज नहीं करनी पड़ेगी। वाइल स्क्रिप्ट में जब भी हम लिखते हैं तो हमें इनपुट नाम का फंक्शन ही कॉल करना होता है। जब आपको फंक्शन ही कॉल करना है तो इससे अच्छा आप एक नई चीज सीख लो, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस इन मैटलैब। तो मैटलैब में जो भी फंक्शन हम कॉल कराते हैं, उसको कॉल करने के बाद आप उसी में एक वैल्यू इंसर्ट करते हो, उसी वैल्यू को आप बार बार डायनेमिकली यूज कर सकते हो। बिकॉज फंक्शन कॉल कैसे होता है, रन टाइम पे फंक्शन हमेशा कॉल होगा। रन टाइम पे कॉल होगा तो वैल्यू भी किस में जाएगी, रन टाइम में जाएगी। तो मैं एक ही वैल्यू बार बार रन टाइम पे उसे चेंज करूंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फंक्शंस को भी आप या तो कमांड विंडो में यूज कर लो, या फिर आप उसे स्क्रिप्ट के अंदर लिख के डायनेमिकली या परमानेंटली आप उसको यूज कर सकते हो। तो दो बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हम
सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ओके तो फंक्शन में कैसा होता है वो मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। ठीक है तो इसको सेव करते हैं एंड लेट्स क्लोज। अच्छा तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। इवन और ऑड वैल्यूज क्या होती हैं, फटाफट से बताओ। इवन और ऑड वैल्यूज क्या होती हैं? कैसे पता चलता है कि एक वैल्यू इवन है या फिर कोई वैल्यू ऑड है? फिर आपको इसका मैं एक रियल टाइम जो रियल वर्ल्ड में हम यूज करते हैं उसके बारे में भी इसके बारे में बताऊंगा। फिर तो बताओ इवन और ऑड वैल्यूज को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। एक ने किया है मल्टीपल ऑफ टू इवन, करेक्ट। ठीक है मल्टीपल ऑफ टू तो इवन हो गया तो उसको पता कैसे लगेगा कि ये मल्टीपल ऑफ टू है? मेरा बोलने का मतलब था कि आप कैसे बताओगे कोई भी नंबर टू का मल्टीपल है ना? बोलते मैंने दिया इट्स मल्टीपल ऑफ टू, तो पता कैसे चलेगा मुझे कि यस थ्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ टू वाइल फोर इज अ मल्टीपल ऑफ टू? हमें पता है, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे हम, है ना? वी एज ए ह्यूमन हम बचपन से सीखते हैं टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू फोर एट, टू इंटू टेन ट्वेंटी, टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी, है ना? टू से कुछ भी मल्टीप्लाई करो मल्टीपल ऑफ टू होता है। हमारा सिस्टम कैसे बताएगा कि ये मल्टीपल ऑफ टू है और ये मल्टीपल ऑफ टू नहीं है? व्हाट इज द वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग मल्टीपल्स? बाय डिवाइडिंग इट बाय टू एंड रिमाइंडर शुड बी टू। नहीं, गलत। बाकी कुछ बताओ। जीरो, हाँ अब नुपुर आपने सही बोला। उस नंबर को टू से डिवाइड करेंगे और टू से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर जीरो आएगा तो आपका नंबर क्या होगा? आपका नंबर होगा इवन। अगर रिमाइंडर, अच्छा ऑड क्या होगा फिर नुपुर, या बाकी कोई और बताओ? ऑड का कैसे पता चलेगा? अब ये मत बोलना अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो आपका ये ऑड होगा। ऑड का पता कैसे चलेगा? ठीक है तो ऑड का पता चलेगा जब आप टू से डिवाइड करते हो, जिसे बाइनरी होता है। व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी इज आइदर जीरो और वन। तो या तो आप टू से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा या फिर आपका आंसर वन आएगा। ठीक है तो वन आएगा तो इट्स ऑड, जीरो आएगा तो इट्स इवन। तो मैं टैब में चीज को कैसे करेंगे? तो कमांड विंडो में आते हैं, सीएलसी करते हैं। तो ए इज इक्वल टू मैंने लिख लिया सेवन एंड बी इज इक्वल टू मैंने लिख लिया नाइन, सॉरी। ठीक है बी इज इक्वल टू नाइन और ए की वैल्यू आपकी सेवन है। तो अब जब मैं ए रिमाइंडर बाय सॉरी ए डिवाइड करूंगा टू से और उसका रिमाइंडर चेक करूंगा, अगर मैं ए को टू से डिवाइड करता हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक क्वोशिएंट वैल्यू मिलेगी, है ना? एक क्वोशिएंट वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है तो मुझे रिमाइंडर वैल्यू चेक करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? ए मॉड्यूलस टू। ए मॉड्यूलस टू ए की वैल्यू सेवन है। ठीक है बहुत फंक्शन आप यूज करोगे, मॉड्यूलस एंड इसमें वर्क नहीं करता है। तो मॉड्यूलस इज अ फंक्शन जो हमेशा क्या निकालता है? आपका रिमाइंडर। एज सच ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी? सेवन ही रहने देते हैं। तो मॉड ए कॉमा फोर अगर मैं यूज करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? इस टाइम आपका रिमाइंडर आएगा थ्री। ठीक है तो रिमाइंडर अगर मेरा वन आता है तो नंबर आपका क्या होगा? इवन होगा। और रिमाइंडर आपका सॉरी जीरो आता है तो इवन होगा और वन आता है तो ऑड होगा। ये तो बहुत से बेसिक सा एग्जांपल था। इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने वो देखा होगा, पुश बटन देखे होंगे सबने, है ना? या हम जब बेल बजाते हैं तो बेल जब हम बजाते हैं तो उसको प्रेस करते करते तब तक बेल आपकी बजती रहती है, यानी रिंग होती रहती है। लेकिन जो हमारा लाइट का बटन होता है उसको हम प्रेस करके छोड़ देते हैं तो वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन करता है ना? तो जब हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं, चाहे वो कैसी भी इंडस्ट्री हो, है ना, किसी भी ब्रांच की इंडस्ट्री हो, वहां पे हमें टॉगल बटन कब मिलते हैं?
है ना। टॉगल बटन कम इसलिए मिलते हैं बिकॉज उसमें आपका प्रेस होने का खतरा बहुत कम होता है। इन द सेंस ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपका एक बटन है, कोई उस बटन के आसपास से पास हो रहा है कुछ सामान ले जाके, अगर वो बटन गलती से प्रेस हो गया तो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा। वाइल पुश बटन की अगर बात करते हैं, वो एक अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है, यानी आप अगर गलती से जा रहे हो तो वो प्रेस नहीं होगा, वो हल्का सा जाएगा लेकिन कंप्लीटली टच नहीं होगा। वाइल टॉगल बटन की जो बात होती है, जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं, आप उसको हल्का सा भी प्रेस कर दो, है ना, अगर थोड़ा पुराना होगा तो बहुत जल्दी प्रेस हो जाएगा। इसलिए इंडस्ट्रीज में ज्यादातर क्या यूज होता है, पुश बटन यूज होते हैं। अच्छा, पुश बटन का क्या होता है, लाइक जो आपका बेल का बटन होता है, जब तक आप उसको प्रेस करोगे तब तक वो वर्क करेगा, जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। पुश बटन का एग्जांपल अगर आपको अभी रियल में देखना है तो अपना स्मार्टफोन खोलो, कैलकुलेटर खोलो, वहां पे जो भी बटन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुश बटन। जब आपने प्रेस किया, आंसर आ गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रेस करके रखोगे, जैसे पहले मोबाइल फोन में जब मैंने बटन को प्रेस करके रखा तो वो प्रेस हुए जा रहा है, हुए जा रहा है ना। जैसे हम कॉल किसी को करते हैं, पहले क्या होता है, जो हमारे कीपैड्स होते थे, आपने 9 प्रेस कर रखा है तो वो प्रेस होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, अनलेस आपने उसमें स्पीड डायल नहीं दिया है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो जैसे ही आप देखते हो अपने स्मार्टफोन्स में, आपने बटन प्रेस किया, वो प्रेस हुआ, दोबारा प्रेस करोगे तो पहली बार क्या हुआ, आपकी लाइट ऑन हुई पहले प्रेस से, दूसरी बार प्रेस करोगे तो आपकी लाइट ऑफ होनी चाहिए। बाकी ब्रांचेस के उससे हम उसको कैसे कह सकते हैं, आपने जब भी अपना बटन प्रेस किया तो आपकी मोटर ऑन हो गई, है ना, और जब हम मैं उसको दोबारा प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर क्या हो जानी चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए। तो इस टास्क को हम कैसे ऑपरेट कराते हैं, कोई बताएगा ऐसे कैसे होगा? एक ही बटन है, एक ही बटन के आप दो मोड्स कैसे कर सकते हो? टॉगल बटन में तो दो स्विच होते हैं, है ना, इधर ऑन और ऑफ। लेकिन जब आपके पास सिर्फ एक ही स्टेट है, जब आप उसको प्रेस करोगे तो वो ऑन होगा, अगर प्रेस नहीं करोगे तो ऑफ होगा। तो एक बार प्रेस करके भी वो ऑन हो रहा है, दो बार प्रेस करके भी ऑन हो रहा है, तो उसके दो स्टेट कैसे हो सकते हैं? वो स्टेट ऐसे हो सकते हैं, अगर आपने बटन एक बार प्रेस किया तो आपका एक काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। इसके काउंटर की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब आप उस बटन को एक बार प्रेस करोगे तो आपका करंट गया, बटन आपका ऑन हुआ, तो ऑन हुआ, काउंटर के पास करंट जाएगी, काउंटर उसे क्या कर देगा, अपग्रेड टू 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, दोबारा प्रेस करोगे 1 प्लस 1 विल बी 2, फिर प्रेस करोगे 2 प्लस 1 विल बी 3, फिर से प्रेस करोगे 3 प्लस 1 विल बी 4। तो जितनी बार आप उसे प्रेस कर रहे हो उतनी बार आपका काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, है ना, ऐसे तो हो ही सकता है। तो अब मैं चेक करूंगा, अगर मेरे काउंटर में इवन वैल्यूज हैं, है ना, इवन वैल्यूज हैं, तो मैं क्या करूंगा, लाइट की स्टेट ऑन, और अगर ऑड वैल्यूज हैं तो लाइट की स्टेट ऑफ। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टार्टिंग में काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0, यानी आपकी लाइट क्या है, ऑफ। इवन में लाइट आपकी ऑफ, ऑड में लाइट आपकी ऑन। तो 0 में लाइट ऑफ है, मैंने एक बार बटन प्रेस किया, वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। 1 क्या है, इट्स एन ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर है, तो आपकी लाइट क्या हो गई, ऑन हो गई। दोबारा प्रेस किया, वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 क्या है आपका, इवन नंबर है, तो लाइट विल बी ऑफ। फिर प्रेस करूंगा, वैल्यू कितनी हो गई, 3, 3 इज ऑड, तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, दोबारा से ऑन हो जाएगी। फिर प्रेस करूंगा तो 4, 4 क्या है आपका, इवन नंबर है, तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, फिर से बंद हो जाएगी। अच्छा, इसमें खास चीज ये है, जब भी हम बाइनरी की बात करते हैं, है ना, यानी 2 से डिवाइड करते हैं, तो स्टेट कितनी आएंगी, 2 आएंगी, इधर ऑन और फॉल्स। इसलिए बाइनरी का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम कंप्यूटर्स में भी ज्यादातर बाइनरी यूज करते हैं, है ना, हमारे पास लॉजिक बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मैटलैब को यूज करके कोई भी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, जब हम सिमुलेशन करते हैं किसी भी उसका, तो जब मैं वहां पे बटन लगाऊंगा, बटन के अंदर भी प्रोग्राम चलेगा यूजिंग मैटलैब। आप अपने सिविल से, केमिकल से या मैकेनिकल से कोई भी सिमुलेशन करते हो यूजिंग मैटलैब, तो जब आप उसको ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करोगे तो प्रोग्राम के थ्रू ऑफ हो जाएगा। आपको प्रोग्राम के लिए कोई एडिशनल बटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा छोटा सा आप पुश बटन लाओगे, उससे ही आप उसको ऑपरेट कराओगे। ठीक है, इससे क्या होता है, मान लो किसी ने रोबोट बनाया, टॉगल बटन लगाओगे, रोबोट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कहीं एज से वो टकराया तो बटन तो ऑफ हो जाएगा, तो रोबोट आपका वहीं रुक जाएगा।
लेकिन पुश बटन क्या होता है, अपनी लेयर के अंदर होता है, आपको उसको कम्प्लीटली प्रेस करना होता है। तो ये फायदा होता है पुश बटन का, इसलिए आप इंडस्ट्रीज कभी विजिट करोगे, मैकेनिकल में तो बहुत सारे मशीन्स होती हैं, है ना, सिविल में भी, तो वहां पे आप देखोगे बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी, जो उन सॉरी बड़े बड़े पैनल्स होंगे, जो हमारी दूसरी वर्कशॉप चल रही है पैनल डिजाइनिंग की, वहां पे सर ये सिखा रहे होंगे, है ना, कि उन पैनल्स के थ्रू आप मशीन्स को कैसे यूज करोगे। तो वहां पे आपको पूरी एहतियात बरतनी पड़ती है, इसलिए हम वहाँ पे पुश बटन ज्यादातर यूज करते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, मॉड a,4 कितना आया 3, तो मॉड a,2 कितना आएगा इधर 1, अगर a की वैल्यू 8 कर देता हूँ तो मॉड a,2 कितना आएगा 0। अगेन इसको चेक करने के लिए हम क्या रखेंगे, अब मुझे आंसर प्रिंट करना है तो मैं इफ और एल्स यूज करूंगा। इफ एल्स कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिकली। तो इस चीज को आपने अपनी स्क्रिप्ट में परफॉर्म करके कल तक रेडी रखना है, उसके बाद हम सिमुलेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट चीज जो आपकी आज देखते हैं, हमने स्क्रिप्ट यूज करना देख लिया, हमने कमांड विंडो यूज करना देख लिया, है ना। फंक्शंस हम कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, राइट क्लिक ब्लैंक स्पेस में अपने करंट फोल्डर में न्यू फाइल, और फाइल कैसी, फंक्शन फाइल। तो यहाँ पे fun1 नाम से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो जब आपने फंक्शन बनाया, इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके के हमें चीजें यहाँ पे दिखती हैं fun1 के अंदर। ठीक हो गया, तो जैसे लिखा है फंक्शन, तो यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ध्यान से देखो, आउटपुट आर्ग्स, इट मीन आउटपुट आर्ग्यूमेंट, यानी इनपुट के बाद आप कैसे कैसे आउटपुट ले रहे हो। मैट्रिक्स बनी है यहाँ पे, यानी आप मल्टीपल वेरिएबल्स में भी आउटपुट यूज कर सकते हो। अभी फॉर बेसिक हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स यहाँ पे क्या लेते हैं, सिंपल वेरिएबल बी, तो फंक्शन b इज इक्वल टू fun1। अच्छा ये fun1 फंक्शन के नेम से ही होता है, और इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आप एक ले लो a, तो यानी a मैं इस फंक्शन में पास करूंगा, b ये मुझे आंसर देगा, सिंपल, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इफ छोड़ते हैं अभी, चलो इफ यूज कर लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो आप क्या करोगे, आंस abc इज इक्वल टू 101। ठीक है, एल्स आंस abc इज इक्वल टू 1 चलो 201 कर देते हैं। ठीक है, अगर a की वैल्यू आपकी है 1 तो आपकी वैल्यू आएगी इतनी, अदरवाइज इतनी। अच्छा a की वैल्यू जो आई उसको हम कैसे करते हैं, a इज इक्वल टू मॉड, मॉड फंक्शन यूज कर लेता हूँ, और मॉड किसका निकालता हूँ, a का ही निकालता हूँ, a,2। अगर आप चाहो तो उसको दूसरे में स्टोर कर सकते हो ए बी, फिर आपको यहाँ भी ए बी यूज करना पड़ेगा, और यहाँ तो चल सही है। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा आंसर, कैसे, हम आएंगे अपनी कमांड विंडो में। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे fun1, और मैं डायनेमिकली कोई वेरिएबल ए के अंदर भेजने वाला हूँ। जैसे मैंने भेजा अगर 11, मैंने 11 सेंड किया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था इसलिए वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ए बी की वैल्यू कितनी आई 1, बिकॉज 11 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी 1। तो इफ ए बी इज इक्वल टू 1 विच इज करेक्ट, आंसर ए बी सी एस इज इक्वल टू कितना होगा 101 होगा। दोबारा इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे fun1 मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे अब मैं क्या कॉल कर रहा हूँ 10, डायनेमिकली वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देखो 10 का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 0, विच मीन्स ए बी इज इक्वल टू 1 विल बी फॉल्स। तो अब आपका एल्स वाला फंक्शन वहां पे रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। तो एल्स यानी 201 इज द वैल्यू विच इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने एक ही चीज 3 अलग और जो बेस्ट और लास्ट और अल्टीमेट मेथड्स होते हैं मैटलैब के पास, वो हमने सारे सीख लिए हैं। पहला, टेम्परेरी आप लिखते रहो, आंसर आपको मिलता रहेगा, यानी आप क्वेश्चन उठाते रहो, सॉल्व करते रहो, आंसर लिखते रहो, आप एक डायरी मेंटेन करते रहो। दूसरा, स्क्रिप्ट मेंटेन करते रहो, सारे के सारे क्वेश्चन वहां लिख लो।
जब आपको बाद में देखना है आप उसको उठा के दोबारा देख सकते हो। बस इसमें क्या होगा, आप स्टैटिकली आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। तीसरा, आप फंक्शंस बनाओ, जो भी वैल्यू आप चेंज करनी है उसको आप क्या करोगे, एज अ पैरामीटर सेंड करोगे। अभी हमने सिर्फ एक पैरामीटर भेजा है, अब हम लास्ट चीज देखते हैं, दो पैरामीटर में कैसे करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक जो वैल्यू है जिसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है, कॉमा जिससे डिवाइड करना है, उस डिवाइड करने वाले को हम क्या कहते हैं, div, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू वेल कर लो ताकि पूरा प्रोग्राम चेंज ना करना पड़े, और div रहने दो, तो div कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मुझे यहाँ पे दो चीज पास करनी पड़ेंगी। पहली चीज, जिस वैल्यू को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, जिस उस वैल्यू को मैं जिस वैल्यू से डिवाइड करना चाहता हूँ सिंपली, यानी 1 मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 20198 को, और मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 101 से। तो मुझे चेक करना है इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया, रिमाइंडर इज 99, और 99 कैसा नंबर है आपका, 99 को आप डिवाइड किया होगा आपने, तो अगर वैल्यू 1 आई होगी तो आंसर हो जाता है 101। वैल्यू 1 नहीं आई, जो कि आई है आपकी कितनी, 201। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया। आप इसको पूरे को दोबारा से देखो, 1 मिनट का टाइम है, फिर हम सेशन में लास्ट चीज की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो एक टास्क मैं आपको दे चुका हूँ जो आपको स्क्रिप्ट में करके लाना था। दूसरा, आप कोई भी अपने मन से एक फंक्शन फंक्शन बना के लाओगे, तो फंक्शन में एक छोटी चीज है, वो कल मैं एंड करके आपको सिमुलेशन मैटलैब में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बाकी कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए होगी तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, या फिर जिस नंबर से आपको मैसेजेस आए थे आप उसी नंबर पे रिवर्ट करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, कॉल करके बार बार परेशान कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जो भी आपको डाउट है अभी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज जो काम आपको दिया गया है उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप उसी नंबर पे दोबारा से रिवर्ट करके चीजें बार बार पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को और रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।